जब कोई कारण निर्माण होता है तो कारण चुपचाप बैठता नहीं। जैसे एकाध के शरीर में मलेरिया के जंतु गए, एकाध के शरीर में टीबी के जंतु गए, तो कारण क्या हो गया? क्षय रोग के जंतु, क्षय रोग के विषाणु। क्षय रोग के विषाणु गए शरीर में, तो ये कारण निर्माण हो गया। वो कारण चुपचाप बैठेगा क्या? शरीर में जाने के बाद में वो पूरे बॉडी में फैलेगा। वो अपने को दिखाई नहीं देगा, लेकिन बॉडी में फैल जाएगा। अपना कारण अपने अनुकूल परिस्थिति निर्माण करेगा शरीर में। यह भी अनुकूल परिस्थिति निर्माण करेगा, उसके बाद में कारण के परिणाम, यानी जब क्षय के कारण है तो उसका परिणाम भी क्षय के कारण होगा और क्षय की बीमारी हो जाएंगी। टीबी जिसको कहते हैं वो टीबी की बीमारी होगी। तब हम अगर सतर्क रहे होते, जिस दिन हमारे शरीर में पता चला कि टीबी के जंतु गए हैं, तब अगर हम दवा पानी लेते तो इस कारण को हम रोक देते हैं। जो अनुकूल परिस्थिति निर्माण कर रहा हमारे शरीर में, उसको रोक देते हैं। तो ये इसका परिणाम नहीं होता था, उसका परिणाम नहीं होता। लेकिन हमें कारण का पता नहीं चलने से उसके अनुकूल परिणाम परिस्थिति वो निर्माण करते गया। उसको जैसी परिस्थिति चाहिए, जैसे मलेरिया के जंतु जब ब्लड पैरासाइट है खून में जाते हैं, हमको पता नहीं लगा, हम दूसरी बुखार की दवा लिए, लेकिन मलेरिया के जंतु तो शरीर में गए, वो मरे नहीं। जब वो शरीर में गए तो जंतु अपनी परिस्थिति निर्माण करें, उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन ब्लड में हो रहा है। अब इनका प्रोडक्शन होने के बाद में उसका परिणाम होगा मलेरिया की बीमारी होगी, मलेरिया की बीमारी हो सकती है। इसलिए हमें ये देखना है, जब कोई भी कारण का हमें पता लगता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, तभी हम उसका कारण को नष्ट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब कारण नष्ट होगा, ये कारण नष्ट होगा तो परिस्थिति नष्ट होगी, परिस्थिति नष्ट होगी तो उसके परिणाम भी नहीं निकलेंगे। उसी विरोध में अगर जाएंगे तो बच्चा अगर सही में पढ़ाई कर रहा है, उसके अनुकूल परिस्थिति निर्माण कर रहा, पढ़ाई में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर रहा हो, 10 घंटे पढ़ाई कर रहा, तो पढ़ाई के द्वारा क्या कर रहा है? पास होने के लिए जो परिस्थिति चाहिए, अनुकूल परिस्थिति, वो तैयार कर रहा है। अनुकूल परिस्थिति जब पैदा होगी, पूरी तरह से पैदा करेगा, तब उसका रिजल्ट होगा उत्तीर्ण होगा। वो एकदम उत्तीर्ण नहीं हो सकता, उसके लिए कारण पहले पढ़ाई करना पड़ेगा, और पढ़ाई करने के बाद में अनुकूल परिस्थिति निर्माण करना पड़ेगा। जब अनुकूल परिस्थिति निर्माण होगी तभी उसका रिजल्ट लगेगा, तभी वो पास हो सकता है। तो इसलिए हमें कारण के तरफ ध्यान देना जरूरी है। कारण से परिणामों का पता लगाना जरूरी है, उसका परिणाम क्या होगा, और परिणाम का अनुमान लगा करके कारण को कैसे किया जाए, कारण के बारे में हमने चिंतन करना है कि कारण ठीक है या नहीं है। कारण हमारे विरोध में जा रहा है तो कारण को नष्ट करो, कारण हमारे फेवर में है तो कारण को बढ़ाओ। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि सत्य तक पहुंचने के लिए जो अनुमान लगाते हैं, अनुमान में पहला जो अनुमान है कारण से परिणाम तक, इसको हम कारण को पहले पहचाने, तब हम परिणाम को पहचान सकते, और
परिणाम के वजह से हम सत्य तक पहुंच सकते, अनुमान लगा सकते हैं। आदरणीय पूज्य भंते जी, आप सभी उपस्थित साथियों, एक जो विषय है, जो सत्य है, हम अगर जानते हैं तो उसका प्रूफ भी होना चाहिए। सत्य को प्रूफ होना चाहिए। अगर प्रूफ नहीं है तो वो चीज सत्य है या नहीं है वो हम बोल नहीं पाते हैं। तो उसका जो विश्लेषण है ये बहुत बड़ा एक मनोरंजन भी सब्जेक्ट है और बहुत सत्य बोले तो एक क्रिटिकल और उसकी चिकित्सा करने लायक सब्जेक्ट है। बहुत सब्जेक्ट और बहुत भंते जी ने जो जानकारी दी है बहुत सटीक जानकारी रखी है और इंटरेस्टफुल जानकारी है। जैसे सत्य को प्रमाण होना चाहिए। अगर प्रमाण नहीं है, कोई भी चीज उसकी प्रूफ नहीं है, किसी ने बोल दिया लेकिन उसका प्रमाण ही नहीं है, तो यकीन नहीं कर सकते कि वो सत्य है करके। तो सत्य को प्रमाण ही होना चाहिए, तो प्रमाण ढूंढना चाहिए। प्रमाण क्या हो सकते हैं? प्रमाण क्या हो सकते हैं? हमने सवेरे कुछ जानकारी शेयर की थी आपस में कि सत्य को प्रमाण ही होना चाहिए है? तो कैसे प्रमाण होना चाहिए? प्रत्यक्ष और अनुभव से। जो किताब में लिखा है बुद्धायनिक धम्म में, सत्य है। बाढ़ जो एग्जाम्पल दिया है, रास्ते में जा रहे हैं, एकदम से बाढ़ आ रही है, तो यह अनुमानित सत्य है कि ऊपर में कुछ ना कुछ बारिश आई है, कुछ ना कुछ हो गए करके एकदम से नाले में बाढ़ आ गई है। अनुमानित सत्य। एक सत्य है प्रत्यक्ष, बोले तो आंखों से देखा वाला, तो अंतिम सत्य आंखों से देखा। लेकिन अगला वाला आदमी मानेगा क्या उस सत्य को? मैं तो देखा हूं, मैं तो प्रूफ है, मैं आंखों से देखा हूं, लेकिन अगला वाला आदमी को प्रूफ होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए उसमें? समर्पित, बोले तो कुछ ना कुछ उसका समर्पित भाव होना चाहिए और उसके सिम्टम्स आगे में दिखना ही चाहिए। तो ये दोनों बातें बहुत सटीक बातें भंते जी ने बताया। और प्रत्यक्ष जो सत्य है, जो एग्जाम्पल दिया है, ये जो बात रखी है, प्रत्यक्ष मन के माध्यम से विद्यमान वस्तु की जानकारी को, उस चीज को ज्ञान करना होगा। मन को हमें ही उसकी तहकीकात करनी होगी। तहकीकात का सब्जेक्ट है, तहकीकात करनी होगी, खुद को ही तहकीकात करनी होगी कि हमके मन का सत्य है या नहीं है, बोलूं या नहीं बोलूं, बताओ या मत नहीं बताओ, कि तो उसके प्रूफ्स कलेक्ट करना चाहिए। तो एग्जाम्पल इंटरनल प्रक्रिया, ये फूल का एग्जाम्पल भी दिया, लेकिन ये विज्ञान है। मन, जानकारी, वेदना, संज्ञा, संखारा, तो ये इंटरनल मन में ये सभी बातें जब होगी तब विज्ञान पैदा होगा। और विज्ञान पैदा होने के बाद में उसका प्रूफ मिलेगा कि ज्ञान, बोले तो प्रज्ञा, और वो प्रज्ञा के आधार से हम खुद ही उस चीज को सत्य है या असत्य है उसका प्रमाण खुद भी कर सकते हैं। तो खुद करने के लिए ये सभी बातें इंटरनल मन से हमारे पास में होनी चाहिए। तो ये बहुत सेंसिटिव और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और विज्ञाननिष्ठ सब्जेक्ट है। और चित्त मन में जब सच्ची बात है तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, हमें किसी ने बोला बताया तो हम भी उसका अनुमान लगा सकते हैं। जो भी सत्य है उससे प्रमाण होना ही चाहिए, तभी वो सत्य हो सकता है। और उससे भी दो उसके उप प्रश्न है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमानित सत्य। सत्य कैसे? प्रत्यक्ष सत्य, आंखों से देखा, सुना, आंखों से देखा, किसी ने बताया है वो, तो अपन ने वो सब्जेक्ट को लिया। अभी अनुमानित सत्य, परंपरागत हम बुद्धायनिक धम्म को अगर पढ़ेंगे तो अनुमानित सत्य का जो एक दो उदाहरण दिया है। कहीं धुआं आ रहा है तो वहाँ पे धुआं आ रहा है, मतलब ये हो गया कि उसमें वहाँ पे अंगार है। अंगार है तो कैसे अंगार है? एक तो कुछ जलाया होगा या मानवीय वस्ती होगी, वस्ती में कुछ खाना बना रहेगा तो अंगार है, ये अनुमानित सत्य है। अभी ये अनुमानित सत्य परंपरागत इतना ही हम पढ़ के हम शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमें बुद्ध धम्म में हमें खोज करना है, हमको उसको ऑपरेशन करना है, उसको चिकित्सा करनी है। तो चीजों में कारण पहले ही विद्यमान रहता है। अभी ये एग्जाम्पल भी दिए हैं
लाकूड है, लाकूड कोई एक वस्तु बनाई है लकड़ी की, तो पहले लकड़ी थी, लोहे की बनाई है तो पहले लोहा था, तो लोहा भी बना है तो पहले कहीं तो भी पत्थर लाए, मिट्टी लाए, मिट्टी को छान के एक एक रेनू ये निकाल के लोहा बनाया, लोहे की फिर चीज बनाई। आज हम सामाजिक परिस्थिति में अगर उसको देखेंगे तो कैसा देख सकते हैं, कौन से एंगल में देख सकते हैं, कौन सा ऐनक लगा के देख सकते हैं। तो हम इस चीज को, उत्पन्न हुई चीजों को, जैसा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सामाजिक परिस्थिति आज कैसी है और हर एक चीज के परिणाम आते हैं। तो जब बाबा साहब के नजर से अगर देखेंगे, हम बाबा साहब के नजरिए से देखेंगे, क्रांति और प्रतिक्रांति ये हमेशा चलती रहती है और आज वो दौर जो है बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। और हम बाबा साहब को अनुयायी की तरफ उस क्रांति को रोकने के लिए बहुत ज्यादा संसाधन नहीं उपलब्ध है और हमारे जो विरोधक है उनमें बहुत संसाधन उपलब्ध है। तरह तरह के संसद उनके हाथ में है, सरकार उनके हाथ में है, कोर्ट उनके हाथ में है, न्यायपालिका उनके हाथ में है। हमारे हाथ में बहुत संसाधन नहीं है, लेकिन इसके भी अनुमानित जो रिजल्ट आते हैं, तो अभी कल परसों के हमने एक रिजल्ट देखा है, तो उसका अनुमानित सत्य क्या हो सकता है। बाबा साहब ने क्या सोचा है कि बाबा साहब ने ये रीजन देखा है कि हमारा शोषण क्यों हो रहा है, तो हमको जाति जातियों में बांट दिया है और हम जाति जाति में लड़ रहे हैं और जाति जाति में झगड़ रहे हैं और हमारा सत्य की तरफ हमारा ख्याल नहीं है। तो बाबा साहब ने उस चीज को बिल्कुल एकदम सटीक, इतने जाति को बोले तो ओबीसी के इतने 200 कितने जातियां है, उसको 2000 से भी ऊपर जातियां है, उनको एक जगह आया, ओबीसी करके बनाया। एससी के अनेक जाति को शेड्यूल कास्ट बनाया, शेड्यूल ट्राइब बनाया, एसटी बनाया, शेड्यूल ट्राइब बनाया, अनेक जाति को। तो ये बाबा साहब ने इस दृष्टिकोण से किया है कि उनका शोषण आगे में उसका बंद होना चाहिए, वो समतामूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहते, जिसके बुद्ध को चाहिए थी समतामूलक। कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई किसी का चोरी नहीं करेगा, कोई किसी का शोषण, अपना श्रम करेगा और अच्छे से जीना जाएगा। ये व्यवस्था बाबा साहब करना चाहते थे और बाबा साहब ने बहुत हद तक किया है। लेकिन आज की परिस्थिति अगर हम देखते हैं, सामाजिक परिस्थिति, तो एकदम विपरीत दिशा में चल रही है। जो परिस्थिति को बाबा साहब ने इकट्ठा करके जाति निर्मूलन का एजेंडा आगे बढ़ाया था, तो हमारे प्रतिक्रांति वाले लोग जो है, जो शोषण व्यवस्था करने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि व्यवस्था ऐसी टिकी रहे। तो हमको अनुमान करने का है कि एक एक बात सरकार की या कोई भी चीज आती है तो उसके परिणाम क्या आ सकते हैं, तो ये अनुमानित करने का है। वो सत्य तो है लेकिन अनुमानित सत्य है, और वो अगर हम इसके बिफोर अनुमान करने लगेंगे और समाज करने लगेगा, समाज उसके अगेंस्ट में खड़ा होगा, जितनी भी ताकत है उतनी ताकत लगेगी, तो उससे हम बच सकते हैं। तो ये चीज मैं जो गेन किया, हो सकता है सच है या नहीं है, तो आप उसको गेन करो, लेकिन अनुमान करना एक आधी चीज का, उसका क्या परिणाम हो सकते हैं, तो ये बात मैं प्रामुख्य से मैं अनुमानित किया हूं कि ये सत्य है, ये अनुमानित सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसी बात है। जय जय। की बुद्ध म्हणतात, मी मार्गदाता आहे, मी तुम्हाला मार्ग दाखवील, परंतु त्या मार्गावर जाणे नाही जाणे हे तुम्हाला ठरवायचं आहे। परंतु ते ठरवायचं कसं, त्यावर बाबासाहेब आपल्याला बुद्ध आणि धम्म या बुक मध्ये सांगतात की कोणत्याही सत्यावर पोहोचायचं असेल तर त्या गोष्टीचं प्रमाण असणे आणि ती आपल्या तर्कबुद्धीला पटणे आवश्यक आहे। जर या चाचणीतून ती गोष्ट जात असेल आणि आपल्या मनाला पटत असेल तर त्या सत्याला सत्य मानणे। जसं की काही सत्य डोळ्यांनी दिसतात, त्याचं दिसणं प्रमाण आहे, परंतु काही सत्य न दिसता त्याला अनुभवाच्या कसोटीवर सत्य मानणे, यासाठी मनाच्या कसोटीतून जावं लागते। त्यासाठी मनाला विद्यमान होणे आणि मनाची चेतना जागृत होणे आवश्यक आहे। वंदन, सगळ्यांना जय भीम।
विषय सत्य को प्रमाण से समर्पित होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था, जागृति के साथ सतर्कता, सचेतन खुद के साथ सत्य को टटोलना चाहिए। बिल्कुल। प्रत्यक्ष मन के माध्यम से विद्यमान वस्तु को जानकारी प्रत्यक्ष देखने के बाद भी मनुष्य की जानकारी नहीं मिली। मन के आधार से चिंतन करने के बाद वो चीज का आकर्षण करने के बाद बहुत ही सूक्ष्म गहराई से मन तक बात पहुँचने से ही सही गलत का प्रमाण अपनी खुद के अनुभव से मिलता है। मन विज्ञान है, ये जानकारी देता है। मन जानकारी और वेदना संज्ञा संखार इसकी प्रक्रिया मन में उत्पन्न होकर विज्ञान ज्ञान प्राप्त होता है। विद्यमान वस्तु को मन से जानकारी वेदना संज्ञा संखार असे विज्ञान प्राप्त होते। अनुमान म्हणजे तर्क लावणे। जसं पावसाळ्याच्या आधी आपल्याला कळते की आता पावसाळा, आता जसं खेड्यामध्ये घर फिरणे वगैरे असं, म्हणजे पाण्याच्या आधीच ते आपल्या घरात पाणी शिरू नये म्हणून त्याची व्यवस्था राहतात। जसं पक्षी आपलं पावसाळ्यात घरटे बांधणं, एक एक तिनका करून आपलं घरटे बांधून आपलं संरक्षण करासाठी तत्पर असतात। त्याचप्रमाणे त्याचा वाईट परिणाम म्हणजे होणार नाही याची दक्षता आधीच त्याला अनुमान म्हणतात।